नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मंगलवार को ट्वीट कर जानकारी दी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उन्हें पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया था। कांग्रेस में प्रशांत किशोर को शामिल करने को लेकर अंतर्विरोध पहले ही नजर आ रहा था और आज इस पर असमंजस खत्म हो गया। हालांकि इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी का तेलंगाना राष्ट्र समिति के साथ किया गया गठजोड़ भी दोनों के बीच वार्ता टूटने की अहम वजह माना जा रहा है। खबरों के मुताबिक प्रशांत किशोर ने स्वयं ये घोषणा की है कि वो कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे। हालांकि उन्होंने इसकी कोई तात्कालिक वजह नहीं बताई है। गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। मंगलवार को जिग्नेश मेवानी को असम पुलिस ने महिला पुलिसकर्मी द्वारा एस्कॉर्ट करने के दौरान छेड़छाड़ और गाली देने से जुड़े मामले पर पेश किया गया है। जिग्नेश मेवानी पर लगे आरोपों की सुनवाई करते हुए बारपेटा सीजीएम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही कोर्ट ने मेवानी को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश सुनाया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित ट्वीट करने को लेकर कोर्ट ने सोमवार को ही जिग्नेश मेवानी को जमानत दी थी। महाराष्ट्र में चल रहे हनुमान चालीसा और अजान को लेकर विवाद से लेकर जहांगीरपुरी हिंसा तक सियासी संग्राम छिड़ा है। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह से लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बयान दिए हैं। इन सब के बीच मसे घमासान को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने आज तक से बात की। आज तक से बात करते हुए एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के जब मुख्यमंत्री थे तब उनको ये याद नहीं आया। अब रमजान का महीना भी हमें सुकून से मनाने नहीं देना चाह रहे हैं। रमजान के महीने में इस मसले को उठाया जा रहा है। ये दो भाइयों का झगड़ा है। बीजेपी और शिवसेना में कौन बड़ा हनुमान भक्त है, इस बात की लड़ाई है। इस सवाल पर ओवैसी ने कहा है कि जब दोनों दलों की सरकारें थी तब तो इनके मुंह में लड्डू थे। महाराष्ट्र में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। नींबू के दाम इन दिनों आसमान छू रहा है, ये तो सबको पता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि चंडीगढ़ में नींबू खरीदने के लोगों ने बैंक लॉकरों से अपने जेवरात तक निकाल लिए। इतना ही नहीं, लोग अपने संपत्ति के कागजातों के बदले भी नींबू और पेट्रोल खरीद रहे हैं। आपको यह सुनकर थोड़ा झटका जरूर लगा होगा, लेकिन ये सब सच में नहीं हुआ, बल्कि बढ़ती महंगाई के विरोध में प्रदर्शन के दौरान किया गया। यह अनोखा प्रदर्शन कॉमेडियन जसपाल भट्टी के नॉनसेंस क्लब ने शुरू किया है, जिससे आप सामानों के एक्सचेंज पर नींबू दिया गया है। दरअसल नींबू की बढ़ती महंगाई कीमत को देखकर जसपाल भट्टी के नॉनसेंस क्लब ने बाकायदा चंडीगढ़ में नींबू एक्सचेंज योजना शुरू की है। देश के कई राज्यों में बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर होने से बिजली संकट गहराता जा रहा है। राजधानी दिल्ली समेत 11 राज्यों में अब तक के सबसे उच्च स्तर पर है। देश के 4 राज्यों में फिलहाल 8 से 10 दिन का कोयला ही मौजूद है, जबकि अन्य 8 राज्यों के थर्मल पावर प्लांट में कोयले का स्टॉक बहुत गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। जानकारी के अनुसार 10 अप्रैल से ही पावर प्लांट में कोयले की कमी हो रही है। 10 दिन में लगातार 6000 मेगावाट बिजली की कटौती हो रही। इससे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। इसमें भयंकर गर्मी के पूर्वानुमान सभी औद्योगिक इकाइयों के कोविड पूर्व स्तर पर लौटने और कोयले की स्थिति देखकर कम से कम 15 राज्यों में बिजली संकट की आशंका जताई जा रही है। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा के सभी सांसद और सभी राज्यों के विधायक वोट डालते हैं। इन सभी के वोट की अहमियत यानी कि वैल्यू अलग अलग होती है। यहाँ तक कि अलग अलग राज्य के विधायक के वोट की वैल्यू भी अलग होती है। एक सांसद के वोट की कीमत 708 होती है, वहीं विधायकों के वोट की वैल्यू उस राज्य की आबादी और सीटों की संख्या पर निर्भर होती है। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पर आने वाले 25 जुलाई को देश को नए राष्ट्रपति मिल जाएगा। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 25 जुलाई को पूरा हो रहा है और नए राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर सियासी गलियारों में हलचल भी तेज हो गई है। साल 2013 के मुकाबले साल 2020 में देश में नक्सलियों की ओर से की जाने वाली हिंसा में 41% और इससे होने वाली मौतों में 54% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। साल 2020 से 21 के केंद्रीय गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार नक्सली हिंसा की घटनाएं काफी हद तक सीमित हो गई और सभी माओवादी हिंसा की घटनाओं में से 88% केवल 30 शहरों में हुई है। रिपोर्ट के अनुसार साल 2020 में 9 राज्यों में 53 जिलों के 226 पुलिस थानों से नक्सली हिंसा की रिपोर्ट सामने आई थी।
स्पेस एक्स और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के पास जल्द ही ट्विटर की कमान होगी। मस्क की ओर से लगाई गई करीब 44 अरब डॉलर की अधिग्रहण बोली को ट्विटर के बोर्ड ने मंजूरी दे दी है, जिसके बाद वह इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मालिक बनने के बेहद करीब आ गए हैं। यह सौदा इस साल पूरे होने की उम्मीद है, लेकिन इसके लिए अभी शेयर धारकों और अमेरिकी रेगुलेटर की मंजूरी लेना बाकी है। मस्क ने 14 अप्रैल को ट्विटर को खरीदने की पेशकश की थी। मस्क ने कहा वह ट्विटर को इसलिए खरीदना चाहते क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि यह स्वतंत्र अभिव्यक्ति के मंच के रूप में अपनी क्षमता पर खरा उतर पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 निरस्त किए जाने के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई हो सकती है। आपको बता दें कि आर्टिकल 370 हटाने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की गई है और इस पर भारत के चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना ने कहा है कि वो 370 से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के लिए जुलाई में 5 जजों की बेंच का गठन करने की कोशिश करेंगे। ओडिशा भीषण गर्मी की चपेट में है। तापमान काफी चढ़ा हुआ है। गर्मी और लू से लोगों की हालत खराब है। स्कूली बच्चों पर गर्मी और लू का काफी असर पड़ रहा है। इस बीच सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के स्कूलों को 5 दिनों के लिए बंद कर दिया है। ओडिशा सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश में साफ तौर से कहा गया है कि राज्य में लू की स्थिति को देखते हुए राज्य के सभी स्कूल 26 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 5 दिनों के लिए बंद रहेंगे। इसमें राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल भी शामिल है। यह जानकारी प्रदेश के स्कूल एवं जन शिक्षा विभाग ने दी है। खगोल शास्त्री देवी प्रसाद दुआरी ने कहा कि 30 अप्रैल को आंशिक सूर्य ग्रहण और 16 मई को पूर्ण चंद्र ग्रहण, लेकिन शहर और इसके पड़ोस में दोनों में से कोई भी खगोलीय घटना नहीं दिखाई देगी। उन्होंने कहा कि शहर में अगला आंशिक सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर को और आंशिक चंद्र ग्रहण 8 नवंबर को होगा। आपको बता दें कि एमपी बिरला तारामंडल के पूर्व निदेशक दुआरी ने कहा कि 30 अप्रैल का आंशिक सूर्य ग्रहण दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण और दक्षिणी पश्चिमी हिस्से प्रशांत अटलांटिक महासागर और अटलांटिका के अधिकांश भूभाग से देखा जा सकेगा। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने नए सिरे से पंजाब की भगवंत मान सरकार के खिलाफ हमला बोला है। सिद्धू ने कहा है कि भूमाफियाओं को राजनेता, नौकरशाह, संरक्षण और सरकारी कर्मचारी मदद देते रहे हैं और पंजाब का यह सबसे बड़ा घोटाला है जो लाखों करोड़ों है। सिद्धू ने मंगलवार को यह भी कहा है कि लगातार घोटाले किए जा रहे हैं। यदि आम आदमी पार्टी की सरकार भूमाफिया को खत्म करने की प्रतीक वाकई गंभीर है तो इस घोटाले में शामिल लोगों के नाम उजागर करे। दक्षिणी पश्चिम दिल्ली के मोहम्मदपुर इलाके में दिल्ली पुलिस के हैंड ग्रेनेड के साथ एक अज्ञात बैग मिलने के एक दिन बाद एक स्थानीय भाजपा पार्षद भगत सिंह टोटक्स ने कथित तौर पर धमकी भरा फोन आया है। टोकस ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली के मोहम्मदपुर इलाके में सोमवार को जो ग्रेनेड मिला है वह उन्हें और मोहम्मदपुर के लोगों को धमकाने के लिए किसी असामाजिक तत्व की शरारत है। पार्षद टोकस ने बताया कि सोमवार को मोहम्मदपुर में एक हैंड ग्रेनेड मिला था। यह मुझे और मेरे गांव के लोगों को धमकी देने के लिए असामाजिक तत्व की शरारत है। मोहम्मदपुर नगर गांव का नाम माधवपुरम करने के लिए निगम में पारित प्रस्ताव के बारे में बोलते हुए टोकस ने कहा है कि पिछले साल हमने जोनल कमेटी में मोहम्मदपुर का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया था। हमारे गाँव के लोग भावनाओं को ध्यान में रखते हुए निगम द्वारा संकल्प पारित किया गया था। योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का सीएम बने आज 1 महीना पूरा हो गया। इस 1 महीने में योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से काम किया उससे ऐसा लगता है कि उनके विरोधियों के पास उन्हें घेरने के लिए आने वाले वक्त में कोई मुद्दा नहीं रह जाएगा। पिछले 4 हफ्ते में योगी सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जो एक सीएम और एक प्रभावशाली राजनेता के तौर पर आदित्यनाथ की अलग पहचान बनाते हैं। जी हां, आपको बता दें कि योगी सरकार 2.0 की पहली कैबिनेट का पहला बड़ा फैसला मुफ्त राशन योजना और 3 महीने बढ़ाया है। 15 करोड़ लोगों को राशन मिलने की संभावना है। और आपको बता दें कि दूसरा बड़ा योजना है कि योगी सरकार सभी तहसीलों को फायर टेंडर की सुविधा उपलब्ध कराने और तेजी से कार्य कर रही है। तीसरा सबसे बड़ी योजना आगे आने वाले 2 वर्ष के अंदर 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश लक्ष्य के साथ उत्तर प्रदेश की एक बार फिर ग्लोबल इन्वेस्ट समिट होगा। और भ्रष्टाचार, लापरवाही और जनता से जुड़ी समस्याओं में अनदेखी करने के मामले और कई ऐसे मामले जो योगी सरकार को बहुत ही रोचक बनाती है। पेपर लीक मामले में 3 पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे के मामले में अब राजनीति शुरू हो गई है। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अब इस मामले में खुलकर सामने आ गए। पत्रकार डीएम और एसपी के निलंबन की मांग कर रहे हैं। धरनारत पत्रकारों के समर्थन में ओपी राजभर बलिया पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि वो विधानसभा सत्र में यह मुद्दा उठाएंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पेपर लीक पत्रकार की नहीं, केंद्र व्यवस्थापक की जिम्मेदारी होती है। जिन्होंने सच दिखाया उन्हें जेल भेज दिया गया, जो गलत है। हम सभी लोग पत्रकारों के साथ हैं। उन्होंने कहा कि 10 मई को जब विधानसभा सत्र चलेगा तो इस मुद्दे को सदन में उठाएंगे।
उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिहार में भी अतिक्रमणकारियों के घरों पर बुलडोजर चलने लगा है। मंगलवार को यूपी के सीमावर्ती गोपालगंज जिले में योगी मॉडल का नजारा देखने को मिला। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। यह पूरी कार्रवाई मजिस्ट्रेट और भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में हुआ है। और आपको बता दें कि यह कार्रवाई फुलवारिया थाना क्षेत्र के तुर्कापट्टी के भागवत परसा और कल्याणी गाँव में की गई है। बढ़ती गर्मी के साथ ही बिहार में पेयजल की समस्या भी बढ़ने लगी है, लेकिन राज्य सरकार का दावा है कि पूरे बिहार में कहीं भी पीने के पानी की दिक्कत नहीं है। मंगलवार को पीएचईडी मंत्री रामप्रीत पासवान ने कहा है कि सरकार ने इसकी पूरी व्यवस्था कर ली है। पहाड़ों पर प्यास बुझाने के लिए टैंकरों की व्यवस्था की गई। दरअसल प्रदेश में पेयजल के लिए सरकार की तरफ से नल जल योजना की शुरुआत की गई। भीषण गर्मी के चलते कई जगहों पर नल जल योजना में शिकायत की खबर आने के बाद पीएचईडी विभाग ने निर्णय लिया है कि योजना में गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर संवेदक से 2000 रुपया जुर्माना वसूला जाएगा। रूस यूक्रेन युद्ध के 61वें दिन हो चुके हैं और यूक्रेन ये लड़ाई किसके दम पर लड़ रहा है ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन आज लवीव से जो खबर आई वो बता रही कि पुतिन अब नाटो की सप्लाई लाइन को सीधा हिट करने लगी है। लवीव के आसपास आज रूस के 5 मिसाइलें गिरी। इसके बाद खौफ का आलम यह है कि यूक्रेन की सेना ने लवीव में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। पूरे इलाके में एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम को भी अलर्ट किया गया है। यानी लवीव अब हमला करने के लिए भी तैयार है और हमला होने पर रशियन मिसाइल या फाइटर मार गिराने के लिए भी तैयार है। महंगाई के मोर्चे पर आम लोगों के लिए आज भी राहत भरी खबर है। सरकारी तेल कंपनियों ने सोमवार 26 अप्रैल के लिए भी पेट्रोल डीजल के दाम जारी कर दिए हैं। जी हां, आपको बता दें कि तेल कंपनियों ने लगातार 20वें दिन आम लोगों को राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं की। इससे पहले तेल कंपनियों ने 6 अप्रैल को पेट्रोल डीजल की कीमत में 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। दरअसल 22 मार्च से पेट्रोल डीजल के दाम में शुरू हुई बढ़ोतरी इसकी कीमत में 14 बार वृद्धि करने के बाद बंद हुई है। पिछले 14 बार की बढ़ोतरी में पेट्रोल डीजल 10 रुपये महंगे हो चुके हैं। बिहार की सियासत में नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा ने फिर जोर पकड़ ली है। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश साहनी के मंत्रिमंडल से बाहर होने के बाद उनकी खाली हुई सीट के साथ साथ मंत्रिपरिषद में जल्द फेरबदल होने की संभावना जताई जा रही है। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने यह स्पष्ट किया है कि मंत्रिमंडल विस्तार कब और कैसे होगा। न्यूज 18 से बातचीत में तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि राष्ट्रीय नेतृत्व से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बातचीत की जा रही है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।